ओके, प्रणाम बच्चों। इन वीडियो नंबर 7 बेटा वी स्टार्ट द पॉइंट नंबर 6 पॉवर्टी। ठीक है बेटा, इन फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी के 6 नंबर के पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। एंड द पॉइंट इज पॉवर्टी, यानी कि बेटा गरीबी। पॉवर्टी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। People who are not able to satisfy their primary necessities like a food, clothing, shelter, education and health are called the poor. In developing countries, such people constitute 1/3 of the total population. बराबर बेटा, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो मेन उसके फीचर्स है उसमें 6 नंबर का फीचर है गरीबी। ज़्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है बेटा, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर 20% पीपल्स वेर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. So these kind of particular peoples who are suffering from एक तरीके से देखा जाए बेटा तो वो सफ़र करते हैं, एक तरीके से अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को वो फुलफ़िल कर पाते नहीं हैं. ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है बेटा, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ, ये फुलफ़िल हो पाती नहीं है. उन तक बेटा ये चीज़ें अभी भी एक तरीके से प्रॉपरली नहीं पहुंच सकती है बेटा. वो काफ़ी मतलब लोअर स्टैंडर्ड का एक जो है लाइफ जो है स्पेंड करते हैं. और जो 1/3 पार्ट है पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का, वो इस तरीके की ही लाइफ को स्पेंड करता है. फिर 7th नंबर बेटा, ड्यूअल इकोनॉमी. द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्रीज इज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स्ड सिस्टम. On one side, backward farming, old machinery, orthodox social structure, less production are seen in villages. On the other side, there are the cities having a modern industries, new production process, modern implementation and modern sophisticated lifestyle. देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली समझाया बेटा कि ड्यूअल और मिक्स्ड सिस्टम है. कैसा है हमारा ड्यूअल और मिक्स्ड सिस्टम है बेटा. एक तरफ हम आज भी हमारी इकोनॉमी में हम बैकवर्ड फार्मिंग यानी कि पुराने तौर तरीक़ों से फार्मिंग में करते चले आ रहे हैं बेटा. हमारे पास आज भी मशीनरीज ओल्ड है बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में. ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर बेटा, आज भी हमारा जो सामाजिक जो हमारी संस्कृति है बेटा, हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकवर्ड है बेटा. हम अभी भी पुरानी परंपराओं और ट्रेडिशन के साथ बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से कई बार हम जो मॉडर्न प्रोस्पेक्ट्स है बेटा उसको जल्दी से एक तरीके से बेटा स्वीकार नहीं करते बेटा. हम उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते जल्दी से, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के बैकवर्ड रह जाने का रीज़न यही है. और उसके साथ साथ बेटा लेस प्रोडक्शन सीन इन द विलेजेस. बराबर, ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं कि एक तो बैकवर्ड फार्मिंग, अभी भी हमारा जो 60% फार्मिंग मेथड है बेटा वो काफ़ी बैकवर्ड है. हम आज भी वो पुराने देसी तरीके से खेती करना गलत नहीं है बेटा. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो ये नया आज का मॉडर्न एक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड, तो इसमें हम देखते हैं कि वही देसी तरीके हैं लेकिन उसको साइंटिफिक मैनर में यूज़ किया जाता है. पर बैकवर्ड फार्मिंग का मतलब है बेटा आज भी हम बेटर हाइब्रिड सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, जिनका जो प्रोपोर्शन यूज़ करना चाहिए उनको अभी भी यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रॉप कल्टीवेशन बेटर हो पाता नहीं है. फिर ओल्ड मशीनरी, आज भी हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बेटा आप देखोगे तो 60-70 साल पुराने वही मशीन्स, बराबर, उनको रिपेयर करके उनका सर्विस करके अभी भी उसी तरीके से काम किया जा रहा है. और हमारा ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर यानी कि हमारी जो सामाजिक जो परंपराएं हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, जिसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा जहाँ पे हमको पिछड़ापन देखने को मिलता है. वो बैकवर्डनेस कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति में नज़र आती है, जिसकी वजह से जो सही है बेटा और क्वालिटेटिव मैनर में हमको आगे लेकर जा सकता है, कई बार हमने इन चीज़ों को भी सही तरीके से एक्सेप्ट किया नहीं है. अब दूसरे साइड में क्या है बेटा कि 50% कंट्री बहुत स्पीड में भाग रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा कि ऑन द अदर साइड के हैविंग अ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, आज बहुत बड़े बड़े मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में देखने मिल रहे हैं बेटा. न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस को हम धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं. फिर हम मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन और सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल. एक तरफ 50% इंडिया है बेटा जो आज भी बहुत बैकवर्ड है, बहुत पिछड़ा हुआ है, काफ़ी गरीब है. और एक तरफ हमारा जो 50% इंडिया है बेटा, भारत है 50%, जो काफ़ी मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ स्पीडी वे में, एकदम प्रोग्रेसिव वे में भागते चला जा रहा है. इसीलिए कई बार हमारी इकोनॉमी के अंदर एक आगे जाके वर्ड यूज़ होता है बेटा कि पुअर लाइव्स इन वेल्दी इंडिया, अमीर भारत में रहने वाले गरीब लोग. क्यों? क्योंकि हमने हमारी इकोनॉमी को अभी भी बैलेंस किया नहीं है.
यानी सभी लोगों तक जो पहुंचना चाहिए बेटा वो आज भी 50% लोगों तक तो पहुंच रहा है, लेकिन बाद की जो 50% आबादी है बेटा वो अभी भी बहुत बैकवर्ड है, हर माने में बैकवर्ड है। क्लियर? तो हमको हमारी इस कमी को दूर करना होगा। अब देखो बेटा 8 नंबर का जो टॉपिक है, insufficient infrastructure facilities. Crucially, vital infrastructure facilities like education, transportation, communication, electricity, health facilities, banking, etc. are less lacking in developing countries, which hinders the development of a nation. अब बेटा किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उसका एक पूरा का पूरा चेन सिस्टम होता है, बराबर। यानी कि प्रॉपरली वहाँ पे उसके पास स्किल लेबर्स होने चाहिए। स्किल लेबर का मतलब है बेटा कि एजुकेटेड, जिनके पास कहीं ना कहीं उस तरीके का नॉलेज हो जहाँ पे वो हायर एजुकेशन एक तरीके से, जैसे कि इंजीनियर्स, तो हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स होने चाहिए, बराबर, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बहुत ही बेटर वे में मैनेज कर सके। तो एजुकेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन। आज भी डेवलपिंग नेशन के अंदर बेटा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ उतनी डेवलप नहीं हुई है जितनी डेवलप्ड नेशन में। अभी भी हमारे रोड और हाईवेज उनके लेवल के जितने बढ़िया नहीं हैं। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में भी कमियां हैं, क्योंकि ट्रेड को सबसे ज़्यादा बेस्ट वे में जोड़ने वाली फैसिलिटी कौन सी है बेटा? वो ट्रांसपोर्टेशन है। जिस कंट्री के अंदर बेटा उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और उसका रोड और उसके हाईवेज अगर बेटर है तो उसकी ट्रेड की सब समझो कि 50% जो प्रॉब्लम्स है ना वो वहीं पे सॉल्व हो जाती है, और उसका जो ट्रेडिंग कल्चर है वो बहुत स्पीडी वे में आगे बढ़ने लगता है। फिर बेटा कम्युनिकेशन, अभी भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं बेटा, तो कम्युनिकेशन में एक गैप देखने को मिलता है। वो जो लिंक है वो बहुत स्पीडी वे में जुड़नी चाहिए, जो कि जुड़ती नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अभी भी उतने बेटर वे में नहीं हो पा रहा है। फिर हमारे यहाँ इकोनॉमी के अंदर बेटा बहुत सारे सिक्योरिटी के, सेफ्टी के जो मेजरमेंट्स हैं उनको क्लियर नहीं किया जाता है। हेल्थ फैसिलिटी अभी भी उस लेवल की नहीं है जो डेवलप्ड नेशन में होती है। और उसके साथ साथ बेटा बैंकिंग, हेल्थ फैसिलिटी की बात इसलिए आगे बेटा कि अगर देश के अंदर लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, हेल्दी नहीं हैं, तो अगर बेटा लेबर हेल्दी नहीं है तो इकोनॉमी को हेल्दी वे में डेवलप्ड नहीं कर पाएगा, वो हेल्दी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीमार देश बेटा कभी भी विकास कर सकता नहीं है। तो यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ का बेटर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? और बैंकिंग बेटा, बराबर, बैंकिंग सिस्टम बेटा हमेशा ट्रेड को बेटा एक तरीके से बैक साइड से सपोर्ट देता है। तो बैंक फैसिलिटीज़ का बेटा उस तरीके से हमारे कंट्री में अभी भी ट्रेड कल्चर को वो सपोर्ट मिल पाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की जो पूरी की पूरी चैन है, इसमें हर सेक्टर के अंदर, हर फैक्टर के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, बराबर। उन कमियों को हमको दूर करना होगा। और इसके बाद जो है बेटा वो लास्ट आ जाता है 9th नंबर का, कि फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है बेटा उसका जो फिजिक है, उसका जो हमने एक बॉडी बनाया हुआ है, ये फिजिक भी बेटा इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। वो क्या हैं वो देखते हैं, क्या लैकिंग्स है। कि द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। दिस कंट्रीज मेनली एक्सपोर्ट द एग्रो प्रोडक्ट and farm product as well as the mineral ores. This type of product have less demand and low rate, so less income is gained by the exporting these goods. जो मैंने आपको पहले ही आगे 4-5 नंबर के पॉइंट में समझाया बेटा कि ज़्यादातर डेवलपिंग नेशन जो है बेटा क्या एक्सपोर्ट करते हैं? एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फार्म प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और मिनरल ऑर्स। ज़्यादातर हम रॉ मटेरियल, कच्चा माल सामान एक्सपोर्ट करते हैं बेटा, जिसकी वर्ल्ड में क्या होती है बेटा, वर्ल्ड मार्केट में डिमांड लेस है और रेट कैसा होता है उनका? लोअर रेट होता है। यानी हम जो बेच रहे हैं बेटा वो एक तो उसकी डिमांड भी कम है वर्ल्ड मार्केट में और वो सस्ता भी है, बराबर। यानी कि हमारी इनकम क्या होगी बेटा? हमारी इनकम जो है एक्सपोर्टिंग गुड्स की वो काफ़ी कम हो जाती है। लेस इनकम गेनेड बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स, यानी हमारी इनकम कम है लेकिन हमारा एक्सपेंस यानी हमारा खर्च ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड से खरीदते बहुत महंगी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारे नेशनल इनकम में और हमारी जो इंटरनेशनल इनकम है इसके अंदर इनबैलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट से होने वाली इनकम लेस है और इंपोर्ट करके जो हम एक तरीके का खर्च करते हैं बेटा वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारी जो इंटरनेशनल इनकम है बेटा उसमें
अगर डॉलर के फॉर्म में देखें तो हमारी इनकम काफ़ी इनबैलेंसिंग है। ओके, तो ये पॉइंट आपको फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर से एक बार बोलती हूँ बेटा, हम एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं? एग्रो प्रोडक्ट, फार्म प्रोडक्ट, मिनरल ऑर्स, हम कच्चा माल सामान, रो मटेरियल, ये दुनिया को बेचते हैं बेटा, जिसकी डिमांड ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कैसी होती है बेटा? कम होती है, क्योंकि हमारे जैसे तो कितने कंट्रीज हैं, वर्ल्ड के 75% कंट्रीज इसी तरीके की पर्टिकुलर प्रोडक्शंस को ग्लोबलाइज वर्ल्ड में बेचते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेटा एबंडेंट वे में प्रोडक्शन है, सबके पास अलग अलग चॉइसेस है, इसी वजह से डिमांड लेस है और जो प्राइजेज है वो काफ़ी चीप है, ये सस्ता माल सामान है, जिसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल इनकम जो है बेटा वो काफ़ी, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे जो हमारी इनकम होती है वो काफ़ी लेस है। ओके, एक्सपोर्टिंग दिस गुड्स। क्लियर? While the import include the industrial product and machinery as the cost of this product is more, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इम्पोर्ट इंक्लूड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हम मशीनरी मंगवाते हैं, हम इंडस्ट्रियल टूल्स मंगवाते हैं जो कि काफ़ी मोर है, यानी कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है बेटा, और जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस यानी कि हमारे जो खर्च है बेटा वो बढ़ जाते हैं, हमारी जो इम्पोर्ट है वो राइजेज है, बढ़ती चली जा रही है। दस as the condition of the foreign trade are adverse, there is an increasing in the foreign debt, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन डेप्ट है बेटा ये बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनकम कम है और खर्च ज़्यादा है। We see the above mentioned features in developing countries. As Indian economy is developing, all these features are related to the India is a greater or lesser measure. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि ग्रेटर और लेजर मेजरमेंट में हम इनको देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि हमारी जो एक्सपोर्ट की इनकम है ये कम है, ये लेस देन है, और जो हमारी इंपोर्ट का जो एक्सपेंस है, हमारा जो खर्च है वो मोर देन है, यानी कि ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? इनकम के कंपैरिजन में। ओके, तो ये जो लेस देन मोर देन का रेशियो है ये हमेशा आपको माइंड में लेकर चलना है। इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है, इस वजह से हमारा फॉरेन डेप्ट बढ़ जाता है, बराबर ना। हम 1991 में जब हमने ग्लोबलाइज पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था बेटा, क्यों करना पड़ा था? नो डाउट दुनिया के बदलाव के साथ चलना भी था, लेकिन उस समय हमारा जो वर्ल्ड बैंक का जो डेप्ट है ना, जो आज पाकिस्तान की हालत है ना, वही हालत 1990 में भारत की हो चुकी थी बेटा। हमारा जो डेप्ट है, हमारा जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा है बेटा, उस डेप्ट का जो इंटरेस्ट होता है ना बेटा, वो इंटरेस्ट कैपिटल से भी ज़्यादा हो चुका था। हमने जितना वर्ल्ड बैंक से लोन दिया था उस लोन को पे अप करने के लिए जो इंटरेस्ट हमको पे करना होता था, वो इंटरेस्ट बेटा लोन के कैपिटल से भी, मूड़ी से भी ज़्यादा बढ़ गया था। हम अपना डेब्ट तो पे नहीं कर पा रहे थे, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी डबल देन हो गया था। और हमको 1991 में नो डाउट उस समय बेटा हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस की सरकार थी और वो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, खुद भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे डेब्ट को पे करने के लिए, हमारे इंटरेस्ट को पे करने के लिए कुछ समय के लिए, हमारे पास गोल्ड बहुत है बेटा, भारत के पास है ना सोना बहुत है बेटा, तो हमने एक तरीके से हमारे गोल्ड को वहाँ पे डिपॉजिट करा दिया था बहुत समय के लिए, कि जब तक हम डेब्ट को पे अप नहीं कर सकते तो हम उसके बदले में हम हमारा गोल्ड यहाँ पे एक तरीके से डिपॉजिट कर रहे हैं, जब हम इसको पे अप कर देंगे तो अपना गोल्ड छुड़ा लेंगे। तो काफ़ी मतलब उनकी बहुत सारी रणनीतियाँ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को उन्होंने अडॉप्ट किया हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में, और देश को बेटा एक तरीके से डेवलपमेंट के पाथ पे और लेकर गए। तो उनका कंट्रीब्यूशन कभी भी हमारे देश को भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए हमेशा हमारे कंट्री के अगर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर की बात आए ना बेटा, तो पीवी नरसिम्हा राव को कभी भी नहीं भूलना चाहिए हमको। क्लियर? ये वही पर्सन है जिसने 1990s में एक गरीब भारत को बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पे ले जाने के सारे रास्ते क्लियर करके दिए थे। ओके, तो यहाँ पे हमने फीचर्स को क्लियर किया। ये सारी चीज़ें, ये वीडियोस आप रिपीट कर करके देखना बेटा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।